लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस के हवाले से स्कूलों और कॉलेजेस को स्मोक के पेश नज़र हफ्ते के रोज़ बंद रखा जाएगा, जबकि दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्रेम होम की पॉलिसी पर अमल किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि कमीशन 2 रोज़ घरों से काम की तजावीज़ वज़ीर आला के साथ डिस्कस करे। वज़ीर आला जुडिशल कमीशन के दरमियान आज ही मीटिंग करवाई जाए। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत में जो मेंबर हैं माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह, उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की और कहा कि अदालत जितने मर्जी अहकामात जारी कर ले, लेकिन फसलों की बाकियात मुसलसल जलाई जा रही है। और उनका मजीद ये भी कहना था कि इस हवाले से जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। मजीद अदालत में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ उन्होंने मैप भी पेश किया और अदालत को आगाह किया कि शेखपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और ननकाना के इलाकों में फसलों की बाकियात जलाई जा रही है। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लगता है कि हुकूमत जो है वो छुट्टियां करके इस सारे सिस्टम को चलाना चाह रही है। क्या इसका हल सिर्फ छुट्टियां करना ही है? मजीद अदालत ने यह भी कहा कि अगर ये मामला है तो क्या 2 माह के लिए पूरे सूबे को बंद कर दें। मजीद अदालत में इस हवाले से ये भी रिमार्क दिए कि जिन इलाकों में फसलों की बाकियात जलाई जा रही है, हम उन डिप्टी कमिश्नर्स को शोकाज नोटिस भी जारी कर रहे हैं और उनको ओहदों से हटाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जो सेक्रेटरी हैं टू CM, वो आज ही जुडिशल कमीशन और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान मुलाकात करवाएं। और अदालत ने ये भी कहा कि 2 रोज़ घरों से काम करने के हवाले से जो है वो इस पॉलिसी को देखा जाए। और मज़ीद अदालत ने ये कहा कि इस हवाले से जो जुडिशल कमीशन है वो वज़ीर आला पंजाब से इस हवाले से मामलात को डिस्कस करे। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और जिनकी वजह से आलूदगी पैदा हुई और आलूदगी बढ़ी, उस पर LDA को इस्तारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए। तो अदालत ने कहा कि हम इस केस को परसों के लिए रख रहे हैं और इस वाले से परसों अदालत को मज़ीद अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव जनरल हस्पताल की रिवैम्पिंग का आगाज़। जनरल हस्पताल की एमरजेंसी और इंडोर बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश होगी। जनरल हस्पताल में तिब्बी सहूलियात को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। जनरल हस्पताल की रिवैम्पिंग का मंसूबा 1 अरब से मुकम्मल होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के इनिशिएटिव के मुताबिक जनरल अस्पताल की रिवैम्पिंग का जो आगाज़ है वो हो गया है। इसमें कौन कौन से जो है वो सेलिएंट फीचर्स हैं, कितनी इसके ऊपर लागत आएगी और इससे जो पेशेंट केयर है उसमें जो है वो किस तरह जो है वो उसमें बेहतरी भी आएगी और मरीज़ों के लिए जो गुंजाइश है अस्पताल में वो किस तरह बढ़ाई जाएगी। ख़ास तौर पे जो इमरजेंसी है उसमें कितने बेड्स का इजाफा होगा। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल व अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फरीद ज़फ़र जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसमें आप हॉस्पिटल जो है वो अब इसकी रिवैम्पिंग स्टार्ट हुई है, तो इसकी क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक तारीख़ रकम हो रही है। ये जो इतना रैपिडली और इतना ज़्यादा काम है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। तो इस पे एक तो मैं वज़ीर आला साहब को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हेल्थ एक मेन इस पर फोकस है। हमें तकरीबन अराउंड 1 बिलियन हमारे लाहौर जनरल हॉस्पिटल पे पैसा लग रहा है और पूरा हॉस्पिटल सारा रिवैम्प होगा। और स्टार्ट हमने एमरजेंसी से किया। नेचुरली जो फसाड है और जहाँ सबसे ज़्यादा लाइफ एट रिस्क पेशेंट आता है वो इमरजेंसी है। इतनी स्पीड से इतना फास्ट काम चल रहा है। डिफरेंट कंट्रैक्टर्स हैं, हर पोर्शन एक कंट्रैक्टर के पास है। वज़ीर आला साहब, वज़ीर सेहत साहब, ये लोग ख़ुद और सेक्रेटरी हेल्थ भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रैक्टर से रोज़ रिपोर्ट भी ली जाती है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक मेरा ख़्याल है स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल एक डेवलप होगा, जिस पर मेरा ख़्याल है कि लाहौर से बाहर किसी बैरून मुल्क जाने की मरीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, बेड कैपेसिटी कितनी एनहांस कर रहे हैं आप इसमें, ख़ास तौर पे इमरजेंसी? बेड इमरजेंसी में कम से कम हमारे जो है 50 बेड्स बढ़ेंगे और हम ऑलरेडी 235-40 पे थे
اور پھر ہم نے کچھ ایکسٹرا بیڈ لگا 250 پہ، تو انشاءاللہ یہ کلوز ٹو 300 جائے گی ہماری بیڈ کیپیسٹی جو ہے. بیڈ کیپیسٹی جو ہے وہ ایمرجنسی میں بڑھ کر جو ہے وہ 300 تک ہو جائے گی، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ پنگ ہے جس میں نہ صرف واش روم. جی ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا. شہر لاہور میں گداگر مافیا کو ختم نہ کیا جا سکا. لاہور کی اہم شاہراہوں پر اب بھی گداگر بھیک مانگنے میں مصروف ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کومل اسلم سے. جی کومل بتائیے گا. شہر لاہور سے گداگری کا خاتمہ نہ کیا جا سکا. کچھ مہینوں قبل مختلف اداروں نے مل کر ایک کمپین چلائی تھی جس کے ذریعے گداگری کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن گداگری کا خاتمہ تو نہ کیا جا سکا اور کمپین کا بھی کوئی حال و احوال نہیں جانتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شہر لاہور کی اہم شاہراہیں خاص طور پر جسے مسلم ٹاؤن ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، کلمہ چوک ہے اور کینال ہے، باغبان پورہ ہے، مختلف کیمپس پل ہے خاص طور پر، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہاٹ سپاٹ ہیں جہاں پر آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ جو فقیر مانگ رہے ہیں ان سے کبھی بھی خالی نہیں ملے گا. باوجود اس کے جو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے جس کی جانب سے کافی دعوے کیے جاتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ریسکیو کیے جا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں اور گداگری کے خاتمے کے لیے مکمل طریقے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. جب تک بر وقت اور ٹھوس اقدامات نہیں کیے جائیں گے تب تک لاہور شہر سے گداگری کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. جو بیرون ملک سے افراد لاہور شہر کی سیر کے لیے آتے ہیں وہ بھی جب آ کر لاہور کی اس طرح کی سچویشن دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی والی سچویشن ہے. تو اس پر انتظامیہ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور ٹھوس اقدامات. کومل اسلم بہت شکریہ آپ کا. لوہے والی پلی بادامی باغ کے علاقے میں انتظام میں عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات کا فقدان، سیوریج مسائل، تباہ حال سڑکوں اور پینے والے صاف پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں رومیل الیاس سے. جی رومیل. جی بالکل، چوک لوہے والی پلی بادامی باغ کے اطراف کی سڑکیں اور گلیاں عرصہ دراز سے انتظامی غفلت اور عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کر تباہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور سڑکوں اور گلیوں کی تباہ حالی کے باعث جو یہاں کے مکین، راہگیر اور تاجر ہیں ان کو اذیت ناک مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک جام یہاں پر رہنا معمول بن چکا ہے، جبکہ بزرگوں اور خواتین سمیت جو بچے ہیں ان کا یہاں سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. یہاں کے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کب سے ان کو ان مسائل کا سامنا ہے. بتائیے گا جی، اس علاقے کی کب سے گلیاں اور سڑکیں تعمیر نہیں ہوئی ہیں اور کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ سے سڑکیں تعمیر نہیں ہوئی اور گندا پانی، کوئی گیس نہیں آ رہا، پانی گندا ہے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. لہذا ان پہ کوئی رحم کیا جائے، بادامی باغ پہ حال پہ رحم کیا جائے. ہر جگہ پہ گلیاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں. جی بالکل، یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام بادامی باغ کی جو صورتحال ہے اس کا نوٹس لیں، یہاں کے مکینوں کے جو حالات ہیں اس پر رحم کیا جائے اور یہاں کے جو جی ٹھیک ہے رومیل الیاس، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جلو پنڈ کی مین سڑک 4 سال سے انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہے. سڑک خراب اور خستہ حال ہونے سے جہاں لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات درپیش ہیں وہیں لوگوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ چکا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سمرہ فاطمہ سے. جی سمرہ بتائیے گا. شہر لاہور جہاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، وہیں شہر کے متعدد علاقے ایسے ہیں جن کی سڑکوں کی قسمت تاحال نہیں بدل سکی. میں اس جلو پنڈ میں موجود ہوں جہاں کے متعدد علاقوں کی سڑکیں جو ہیں وہ زبوحالی کا شکار ہیں. یہ جلو پارک کی جو ہے، جلو پنڈ کی جو ہے وہ مین سڑک ہے جو کہ 4 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے اور انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہے، لیکن تاحال اس کی مرمت کا کام شروع نہیں کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. انکل، 4 سال سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ مشکلات یہ ہیں بیٹا، جب بارش پڑ جاتی ہے یہ جلو پنڈ کا پانی کا نکاس بھی نہیں کسے بنے گا. اتنے پھر ٹریفک کا بڑا مسئلہ بن جاتا، کم سو کم 2-2 فٹ پانی کھلو جاتا. اس تو بعد پھر بڑا مسئلہ ہے اتنے اور بڑے مسئلے نے. پانی کا نکاس تو پورے پنڈ چ نہیں ہے گا ساڈے، یہ مین روڈ ہے جلو کا. کوئی درخواست کرنا چاہیں گے انتظامیہ سے کہ 4 سال ہو گئے یہ اسی طرح سے ہے؟ پتا ہے سارا، انتظامیہ اتوں روز گزرتی ہے گڈیاں لے کے، انہوں نے کہڑا نہیں پتا. یہاں کی رہائشی کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 سال سے سڑک جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے اور اگر بارش ہو جائے تو یہاں سے گزرنا جو ہے وہ مزید محال ہو جاتا ہے کیونکہ 2-2 فٹ تک پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے. یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ بھی متاثر ہو. جی ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ، بہت شکریہ آپ کا. یہاں صوبائی وزیر صحت کے زیر صدارت علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اہم اجلاس ہوا. پنجاب انسٹی ٹیوٹ کارڈیالوجی کے چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر
फरकत आलमगीर ने शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ, डॉक्टर जुबैर अकरम ने शिरकत की। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान, डॉक्टर अदनान अली, प्रोफेसर अरसलान मसूद ने भी शिरकत की। डॉक्टर नूर दस्तगीर, डॉक्टर अनम मुबारक और IDEP के अफसरान ने शिरकत की। निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गोहर एजाज ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मास्टर प्लान का तफसीली जायजा लिया। IDEP के अफसरान ने इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत को ब्रीफिंग भी दी। PIC की नौयत का स्टेट ऑफ द आर्ट जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ाती काविश से ट्रॉमा सेंटर के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है। तय ज़राअत के 10 साला प्लान के हवाले से इजलास। वज़ीर ज़राअत पंजाब SM तनवीर ने इजलास की सदारत की। वर्किंग ग्रुप्स की जानिब से ज़री शोबे की तरक्की बारे सिफारशात और तजावीज़ पेश की गईं। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पंजाब एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 से 33 को हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने भी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़राअत के 10 साला प्लान के हवाले से इजलास हुआ, जबकि वज़ीर ज़राअत पंजाब SM तनवीर ने इजलास की सदारत की। वर्किंग ग्रुप्स की जानिब से ज़री शोबे की तरक्की बारे सिफारशात और तजावीज़ पेश की गईं। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पंजाब एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 से 33 को हतमी शक्ल दी जाएगी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा ने शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद से बफेलो ब्रदर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द की क़यादत सदर एसोसिएशन समीर साहब ने की। वफ़द ने सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक से मुतअद्दिद गुज़ारिशात की। बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तोकी में बीमारियों से महफूज रखने के लिए फ्री सेंटर बनाने का मुतालबा किया गया। सेंटर बनाने में महकमा लाइफ स्टॉक भरपूर ताउन करे, वफ़द की जानिब से ये मुतालबा किया गया, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक के ताउन से हमारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग मुमकिन बनाई जाए। मुनफरिद जानवरों की नुमाइश के लिए एक ब्लैक गोल्ड क्लब बनाया जाए, जबकि लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी को मजीद मजबूत किया जाए। हमारे जानवरों की वैक्सीनेशन को तरजीह बनाया जाए। को बताएं, मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। और उनकी टीम के साथ मुलाकात की और उन्होंने बहुत तफसील के साथ 7 अक्टूबर के तूफ़ानुल अक़सा से कबल और 7 अक्टूबर के तूफ़ानुल अक़सा के बाद की जो सूरत हाल है, इस पर उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और हमें ये बात बताई जनाब इस्माइल हानिया ने कि 7 अक्टूबर तूफ़ानुल अक़सा के ऑपरेशन का मकसद सिविलियन पर हमले नहीं थे। हमारे गज़ा की उस पट्टी के साथ 11 फ़ौजी कैंप थे और हमने उस दिन उन 11 फ़ौजी कैंपों पर बैक वक़्त हमला किया और उन्होंने यही बताया कि क़तअन कभी भी हमास का मकसद सिविलियन पर हाथ नहीं उठाना है और यही वजह है कि जितने कैदी उनके साथ मौजूद है उनके साथ भी उनका बर्ताव इस्लामी उसूलों के मुताबिक इंतहाई मेहरबानी के साथ और मुशफ़िक़ाना है और पूरी ताज़ीम के साथ उन्होंने अल्लाह और रसूल के उसूलों और अहकामात के मुताबिक उनको अपने पास रखा है। मैं अपने पाकिस्तानी मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू की थी।